हेलो बच्चों, मैं शिवम सिंह शिवम सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए कक्षा 11 केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का टॉपिक है रेडॉक्स अपक्रिया। चैप्टर है रेडॉक्स अपक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है इसको और पूरी वीडियो को देखिए, ठीक है। इससे एक जो टॉपिक है, ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया कक्षा 11 और कक्षा 12 की केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, तो आप लोग उस पर बने रहिए शिवम सर क्लासेस में, देखते रहिए नए नए वीडियोस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, इसका बेसिक बताना चाहता हूँ। तो रेडॉक्स अपक्रिया जो होती है, इसका दूसरा नेम होता है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। सबसे पहले मैं बताऊँगा रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया जो होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेडॉक्स अपक्रिया जो होती है, रेडॉक्स अपक्रिया दो अपक्रियाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी अपक्रिया होती है बच्चों? एक तो पहली अपक्रिया होती है हमारी ऑक्सीकरण और प्लस दूसरी अपक्रिया होती है हमारी अपचयन अपक्रिया। जो बच्चे 9th 12th में 11th में आए हैं तो उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपक्रिया कौन सी होती है और अपचयन अपक्रियाएं कौन सी होती है। तो ऑक्सीकरण अपक्रियाएं आप लोगों को पता है, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को ऑक्सीकरण अपक्रिया भी बता दूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया से मतलब क्या होता है, इसकी चार कुछ विशेषताएं होती हैं, चार कुछ निम्न गुण होते हैं, महत्वपूर्ण गुण होते हैं इसकी, ठीक है। तो समझिए आप लोग क्या गुण होते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया के। सबसे पहले इसका गुण होता है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करती है। वे अपक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, मतलब अणु, परमाणु या आयन द्वारा जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाएं तो वो अपक्रियाएं कौन सी होती हैं बच्चों? वो होती हैं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। तो हमारी सबसे पहले क्या होती हैं, सबसे पहला गुण इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण अपक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। और दूसरा गुण क्या होता है, इस फर्स्ट गुण है। सेकंड होता है, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है, ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब इसमें ऑक्सीजन जैसे होता है, मैं अभी एग्जाम्पल में समझा दूंगा आप लोगों को। ऑक्सीजन जैसे इस साइड अगर एक ऑक्सीजन है और जैसे उत्पाद में अगर ऑक्सीजन बन रहा है जो, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें दूसरा रीजन क्या होता है इसका, तीसरा होता है इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है उसमें कमी आती है। इस अपक्रिया में क्या होती है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। इसके बाद चौथा गुण इसका क्या होता है ऑक्सीकरण अपक्रियाओं में, ये भी महत्वपूर्ण गुण है इसका। इसमें क्या होता है, संयोजकता में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, संयोजकता में वृद्धि होना। मतलब ये चार ऑक्सीकरण के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं बच्चों। ये इनसे ही हमें पहचान किया जाता है कि कौन सी अपक्रियाएं ऑक्सीकरण होती हैं, कौन सी मतलब अपचयन होती हैं। जस्ट इसका उल्टा ही समझ लो, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, अपचयन होगा। जैसे मैं एक उदाहरण में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने जेडेन लिया और जेडेन अभी जिंक है, जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा, Zn+2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन माइनस इस वजह से लिखा जाता है बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। जब नाभिक में हमें पता है कि 3 प्रकार के होते हैं कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस पर कौन सा आवेश होता है, उस पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन होता है धनावेश और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ये दोनों नाभिक में होते हैं उपस्थित, ठीक है, नाभिक के केंद्र में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षक में चक्कर लगाता है। तो Zn ने जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए तो क्या हो गया, Zn+2 हो गया। तो इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया इसमें, ठीक है। अब इसमें संयोजकता की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की संख्या भी घट जाती है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। जस्ट इसका उल्टा समझ लो, उल्टा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, इस चीज का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है अपचयन, ठीक है। क्या होता है, जस्ट उल्टा अपचयन। अपचयन में क्या गुण बताए होंगे, अपचयन में क्या गुण होंगे, अपचयन में ऐसे ही गुण होंगे, मतलब क्या गुण होंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे त्यागा जाता है ऑक्सीजन में, अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। बताया क्या मैंने, अपचयन वो है, अपचयन वो अपक्रियाएं होती हैं जिसमें जब अणु, परमाणु, आयन या जब कोई होता है, मतलब कण होता है, वो जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसे बोलते हैं अपचयन अपक्रियाएं। फिर दूसरा रीजन इसमें क्या है, जिसका जस्ट उल्टा ही समझ लो, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या घटती है, संख्या
घट जाती है। ठीक है। और तीसरा नियम क्या है बच्चों, ध्यान से समझना आप लोग, मैंने आप लोगों को बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, आप लोग भी मतलब थोड़ा मेहनत कीजिए मेरे साथ समझने की। ठीक है बच्चों। अब इसमें तीसरा नियम क्या है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कमी हो रही है, लेकिन उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या अपचयन में क्या होती है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। और चौथा इसका क्या गुण होता है अपचयन वाली अपक्रियाओं का, अपचयन में जैसे इसमें होता है संयोजकता में वृद्धि होती है, किसमें, ऑक्सीकरण में। और अपचयन में क्या होगा, संयोजकता में कमी होगी, कमी होना। ठीक है बच्चों। ये कुछ 4 गुण होते हैं जिनके द्वारा हम पहचानते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं और अपचयन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑक्सीकरण की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे और अपचयन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है। चलो इसको मैं देता हूँ आप लोगों को, अगर इसको नोट करना है तो आप लोग जल्दी से इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है। ऑक्सीकरण की क्या बताया था मैंने, सबसे पहला मुख्य गुण होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करना कैसे किया जाता है, तो इसमें लिखेंगे हम परमाणु, अणु या आयन द्वारा, परमाणु अणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है, त्याग किया जाता है। ठीक है। तो वो अभिक्रियाएं कौन सी हैं, वो अभिक्रियाएं होती हैं ऑक्सीकरण, वो अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब इसका एक एग्जाम्पल भी जैसे मैंने बताया था, जिंक जैसे है, कोई भी धातु ले लो। अब जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसको प्लस आ जाएगा। ऐसे हाइनाइड मतलब सोडियम समझ लो, सोडियम धातु जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी तो उसमें क्या होगा, +1 चढ़ जाएगा। जैसे मैंने Zn लिया, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग किए होंगे तो Zn के ऊपर कितना आवेश हो गया, 2 आवेश हो गया। ठीक है। Zn+2 हो गया। तो Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हम बताते हैं आप लोगों को अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन। ठीक है। अब अपचयन अभिक्रिया में इसका जस्ट उल्टा ही होता है, मैंने बताया था इसके जैसे गुण होते हैं, जैसे इसके अपोजिट मतलब इसके उल्टे ही तो अपचयन में होते हैं। तो अपचयन में क्या है, परमाणु अणु या किसी आयन द्वारा एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रहण किए जाएं तो वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, जैसे इसका एग्जाम्पल दें अगर हम, तो हमने जैसे बताया था Zn मतलब कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी तो उसको उतना ही आवेश चढ़ जाता है। लेकिन इसमें जैसे उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया में। तो अपचयन अभिक्रिया में जैसे माना कि जैसे हमने फेरिक लिया, आयरन लिया, इसमें +3 आवेश में जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें फेरस हो जाएगा, मतलब +2 रह जाएगा। बात समझ में आई। मतलब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या हुआ, इसमें आवेश क्या हुआ, घट गया। तो इसमें एक चीज़ और बताई थी, संयोजकता में कमी। तो संयोजकता में कमी भी हो गई, फिर फेरिक से फेरस हो गया। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया क्या है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को रेडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा क्या है कि वह है अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं संभव होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है। या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखें हम तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं
संभव होती हैं वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन, या दूसरा नेम क्या बताया मैंने, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। अब इसमें देखो एग्जाम्पल में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों, तो ध्यान से देखना आप लोग। जिसका उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण में जैसे मैंने लिया यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड, और दूसरा यहाँ पे लिया फेरिक क्लोराइड। इन दोनों को जब मिलाया मैंने, स्टेनस क्लोराइड है यहाँ पे फेरिक क्लोराइड है, जब यहाँ पे मिलाया तो क्या बना, स्टेनिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड। ठीक है, जब इसको संतुलित करेंगे तो क्या होगा, संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको संतुलित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे और 2 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो देखो संतुलित भी हो गई बच्चों हमारी। देखो Fe के 2 हो गए, Cl की कितनी है, 6 2 8 है, 4 और 4 8 हो गए, Sn का 1, Sn का 2, संतुलित तो हो गई बच्चों। अब हमें क्या बताना था, इसमें बताना था आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया में, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कैसे हो सकता है। तो हमने एक तुम्हें बताया क्या था आप लोगों को, इसी बताई थी आप लोगों को कि इसमें क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं संभव होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें संयोजकता की वृद्धि होती है, इसमें संयोजकता की कमी होती है, ये भी एक गुण बताया था मैंने। तो इसमें देखो जैसे Sn की संयोजकता अगर देखी जाए तो इसमें +2 है, Fe की देखी जाए तो +3 है, इसमें Sn की +4 है, इसमें Fe की कितनी है, +2 है। तो आप लोगों को अब शायद दिख रहा होगा कि Sn स्टेनस, यहाँ पे देखो Sn कितना हो गया, संयोजकता की वृद्धि हुई, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई हमारी ऑक्सीकरण। कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। और यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये देख रहे हैं हमें, ठीक है, फेरस से +3 से +2 हो गया, तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी अपचयन हो गई। यहाँ से थोड़ा हम डार्क करके दिखा देंगे आप लोगों को, जूम करके थोड़ा नीचे करके दिखा देंगे। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई हमारी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, एक चीज और होते हैं इसमें, 2 पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। तो जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा ऑक्सीकारक है तो उसका सब मतलब होगा ऑक्सीकरण, ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, वे पदार्थ, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका अपचयन हुआ हो उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो जिनका अपचयन होता है उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो ये हमारी हुई ऑक्सीकारक। और जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उन्हें हम बोलते हैं अपचायक। तो ये पदार्थ हमारे कौन से हुए, अपचायक पदार्थ हुए। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई, रेडॉक्स अभिक्रिया भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या बताई कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं संभव होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसी के अनुसार इसी के टाइप की एक मतलब अभिक्रिया होती है, असमानुपातन अभिक्रिया। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें भी ऑक्सीकरण अपचयन होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेडॉक्स से। चलो देखते हैं असमानुपातन अभिक्रिया क्या है। असमानुपातन अभिक्रिया ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया के समान होती है बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझना है असमानुपातन क्या होती है। इसकी सबसे पहले मैं आप लोगों को परिभाषा डेफिनेशन बताता हूँ कि वो है अभिक्रिया जिसमें केवल एक ही पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, असमानुपातन कहलाती है। असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया से थोड़ी अलग, थोड़ा सा अंतर है इसमें। उसमें क्या था कि अलग अलग पदार्थों का होता था ऑक्सीकरण अपचयन, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन होता तो है लेकिन एक ही पदार्थ का होता है। जैसे कि उदाहरण में आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण लेता हूं मैं,
जैसे मैंने क्लोरीन को तनु कास्टिक सोडा के साथ, NaOH होता है कास्टिक सोडा, तनु कास्टिक सोडा के साथ ठंडे विलयन में मिलाते हैं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। ये मेरी रिएक्शन है। आप लोग जब पढ़ोगे मतलब 11th में जब आप लोग क्लोरीन या 12th में पढ़ेंगे या 11th में पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा क्लोरीन के चैप्टर, उसमें रिएक्शन करवाऊंगा आप लोगों को। गर्म विलयन में मिलाया जाता है और शांत कास्टिक सोडा होता है, इसमें तनु कास्टिक सोडा ठंडे विलयन में मिलाया जा रहा है। तो इसमें संतुलित जब हम करेंगे तो पहले से ही संतुलित अगर नहीं है तो इसमें 2 लगा देंगे तो संतुलित हो गई। देखो Na के 2, Na के 2, O के 2, O के 2, H के 2, H के 2, Cl के 2, Cl के 2। अब इसमें देखो, इसमें हमें अब कैसे पहचानना है कि कौन सी ऑक्सीजन हुआ कौन सा ऑप्शन। तो इसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीजन ऑप्शन होता है। इसमें अगर इसकी ऑक्सीजन निकालेंगे, इसकी बैलेंसी 0 है, क्योंकि कोई भी गैस होती है उसकी बैलेंसी होती है 0। तो इसमें इसकी संख्या कितनी है, इसकी हम निकालेंगे तो इसकी कितनी है -1। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 0 से -1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अब हमें दूसरी चीज़ देखना है कि ऑक्सीजन कैसे हुआ। तो दूसरा Cl भी है यहाँ पे, तो इसका जब निकालेंगे तो इसमें NaOCl का हम कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे, मतलब ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, बैलेंस कैसे निकलेगी। तो Na की होती है +1, इसकी होती है -2, इसकी x मान लेते हैं हम बराबर 0। 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 बचा +1, ठीक है, सॉरी -1 बचा, x बराबर 0, तो x बराबर हो गया +1। तो यहाँ पे कितनी है, +1 है। तो 0 से +1 हो रही है, तो ये क्या हुआ हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि कौन सा मतलब ऑक्सीजन होता है। एक ही पदार्थ का ऑक्सीजन और एक ही पदार्थ का ऑप्शन होता है। उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं असमानुपातन। ये रेडॉक्स अभिक्रिया से थोड़ी अलग है, तो आप लोगों से अच्छे गौर से समझना है कि असमानुपातन अभिक्रिया क्या है और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स में अलग अलग पदार्थों का ऑक्सीजन ऑप्शन होता है, जबकि असमानुपातन में एक ही पदार्थ का ऑक्सीजन ऑप्शन होता है। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। जैसे क्यूप्रिक क्लोराइड, सिप्रस क्लोराइड का जब हम अपघटन करते हैं तो कॉपर और क्या प्राप्त होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 लगा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Cl जो है कॉपर है, तो यहाँ पे किसकी बैलेंस 0 हो गई, यहाँ पे कितनी हुई +2 हो गई, यहाँ पे कितनी थी +1, बस। तो +1 से 0 हो गई, कितना क्या हुआ 0 हो गई, घट गई तो क्या होगा, ऑप्शन हुआ। इसमें 0 से +1 से +2 हो गया, ये क्या होगा ऑक्सीजन हो गया। तो आप लोगों को आज मैंने 4 चीज़ें टॉपिक समझाई हैं, ऑक्सीजन, ऑप्शन, रेडॉक्स और असमानुपातन। मैं आप आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया हो। अगर आगे समझ में आ गया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।